कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत है। इस लर्निंग सीरीज के अंतर्गत आज हम बैंकिंग को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि बैंकों का इतिहास क्या है और कैसे बैंक डेवलप हुए हैं और आज तक कितने बैंक हैं, कौन सा राष्ट्रीयकृत है, कौन सा राष्ट्रीयकृत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, देखें, सबसे पहली चीज़ आप जानें कि शुरुआती समय से बैंक चले आ रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल से बैंकिंग व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। मतलब आपका बैंकिंग जो है ये वैदिक सभ्यता से चली आ रही है। वैदिक सभ्यता में आपका नपत्रा, नलेखा जैसे नामों का उल्लेख मिलता था और ये लोग क्या करते थे वैदिक काल में, ये लोग ऋण देने का कार्य करते थे। मतलब नपत्रा नलेखा वैदिक काल में आपके क्या देते थे, ऋण देते थे। फिर क्या हुआ भाई, प्राचीन भारत में ये भी देखा गया है कि मनुस्मृति थी और मनुस्मृति में भी क्या है आपका ब्याज की दरों का उल्लेख मिलता है। मतलब मनुस्मृति में ऐसा पता चलता है कि लोग पहले क्या करते थे, ब्याज में पैसा देता थी। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ है कि और ये याद रखें कि मनुस्मृति में जो ब्याज की दरों का उल्लेख मिलता है ये ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए और सबके लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, सबके लिए क्या होती थी, अलग अलग होती थी। फिर क्या हुआ, वेदों में भी उल्लेख मिलता है कि वेदों में भी आपका क्या है कि वेदों में कुसुदिन, यहाँ पर कुसुदिन है, कुसुदिन नाम के पद का उल्लेख मिलता है जो उस दौर पर क्या करते थे, पैसे का प्रबंधन यानी पैसे का मैनेजमेंट बना करके रखते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मौर्य काल आते आते राज्य जो है ये सत्ता बैंकिंग का काम करने लगा। जो राज्य था वो सत्ता बैंकिंग का काम करने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ आगे देखें, इस काल में उल्लेख मिलता है कि राज्य आदेश पत्र के माध्यम से व्यापारियों को पैसा चुकाने का वादा दिया करते थे और यह प्रथा व्यापारियों ने भी अपने लिए ली। ठीक है, आगे चलते हैं, देखें अब आधुनिक बैंकिंग। तो सबसे बड़ी चीज समझते हैं कि बैंकिंग है क्या, बैंक क्या है। तो याद रखें बैंकिंग क्या है, एक व्यक्ति जिसको, देखें बैंकिंग वो है एक व्यक्ति जिसको पैसे की ज़रूरत है, एक व्यक्ति जिसको पैसे की क्या है, आवश्यकता है, ज़रूरत है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये जिसके पास ज़्यादा पैसा है, तो ज़्यादा पैसा यदि इस व्यक्ति को देगा तो देने में क्या है, रिस्क है। और ये जो व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है तो ये आपको इससे पैसा मिलेगा नहीं। तो क्या हुआ कि बीच में एक ऐसा मध्यस्थ बिंदु होता है, मतलब पूरी वित्तीय व्यवस्था का एक ऐसा मध्यस्थ बिंदु जो मुद्रा की प्राप्ति भी करता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसे पैसा लेता है और जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसा देता है। तो पूरी वित्तीय व्यवस्था का एक ऐसा मध्यस्थ बिंदु जो मुद्रा की प्राप्ति करता है और लोगों की ज़रूरतों की को पूरा करता है, क्या कहलाता है, बैंक कहलाता है। तो देखा हमने कि वैदिक काल से बैंकिंग चली आ रही है। अब देखें, अब आधुनिक भारत में बैंकिंग व्यवस्था कैसे शुरू हुई है। तो आधुनिक भारत में आपका भारत का पहला जो बैंक है, आपका बैंकिंग व्यवस्था जो शुरू हुई है आधुनिक भारत की, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से बाद से शुरू हुई है। अब भारत में सबसे पहला बैंक यूरोपियों ने खोला था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये कब खुला था, 1770 ईस्वी में। तो पहला बैंक जो यूरोपियों ने खोला था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना है वो 1770 में हुई थी। और ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये 1830 में क्या हो गया था भाई, बंद हो गया था। ठीक है 1830 में बैंक क्या हो गया था, बंद हो गया था। आगे देखें, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 जगह पर बैंकों की स्थापना की थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि 3 जगह बैंक बनाए थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो 3 जगह पर आया करते थे। यहाँ पर आया करते थे कोलकाता, यहाँ पर आते थे मुंबई और यहाँ पर आते थे चेन्नई में। ठीक है, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 जगह बैंक खोला था। पहला बैंक 1806 में कोलकाता में खुला था, दूसरा बैंक 1840 में आपका मुंबई में खुला था और तीसरा बैंक 1843 में इन्होंने कहाँ पर खोला था, चेन्नई में खोला था। तो यही बैंक लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 जगह पर बैंक की स्थापना की थी। 1806 में आपका खुला था बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में खुला था बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में खुला था कौन सा, बैंक ऑफ मद्रास। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं वो यहीं पर आया करते थे। और बाद में यही तीनों बैंक, मतलब 6 वाला और 40 वाला 43 वाला, यही तीनों बैंक मर्ज हुए और 1921 में यही जो तीनों बैंक हैं इनको जोड़ दिया गया था और इसका नाम हो गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम हो गया था। और बाद में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और भारत सरकार ने अधिग्रहण करके इसका नाम क्या रख दिया था भाई, SBI। तो ये क्या बन गया, SBI। तो हमने देखा कि 6, 40, 43 से बना 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में क्या हो गया, SBI हो गया। ठीक है,
आगे देखें। अब क्या हुआ, 1865 में देखें अब कौन सा बैंक बना। 1865 में आपका कौन सा बैंक बना है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। जबकि 1881 में आपका अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना होती है। अवध कमर्शियल बैंक के बारे में ये बात याद रखें, ये पहला बैंक था जिसमें भारतीयों को आपका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में शामिल किया जाता था। मतलब पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था जिसमें भारतीयों को मैनेजमेंट में रखा जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, लेकिन याद रखें ये पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक नहीं था। पूरा मतलब टोटल मैनेजमेंट भारतीय नहीं करते थे। भारतीयों को शुरुआती समय में प्रबंधन मैनेजमेंट में लिया जाता था, लेकिन टोटल प्रबंधन भारतीयों को नहीं दिया गया था, मतलब और लोग भी प्रबंधित करते थे इसको। 1895 में आपका कौन सा, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। और यह पूर्णतया, यह याद रखें, यह पूर्णतया भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक था। यह पूर्णतः भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक था, लेकिन याद रखें इसका जो स्वामित्व है, जो मालिकाना हक है, ये भारतीयों के पास नहीं होता था। मतलब जो 81 में अवध कमर्शियल बैंक खुला था उसमें भारतीयों को केवल मैनेजमेंट में रखा जाता था, लेकिन पूर्णतः मैनेजमेंट नहीं दिया गया था। जबकि 1895 में जो पीएनबी खुला था उसमें भारतीयों को मैनेजमेंट में रखा जाता था, भारतीय देखरेख करते थे, लेकिन टोटल स्वामित्व भारतीयों का नहीं था, मतलब एकाधिकार भारतीयों का नहीं था। ठीक है, अगला जो बैंक खुला 1911 में आपका कौन सा बैंक खुला है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और याद रखें यह पहला ऐसा बैंक था जिसका स्वामित्व भी भारतीयों के पास होता था, इस बैंक का मैनेजमेंट भी भारतीय ही करती थी। ठीक है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है बहुत महत्वपूर्ण, पोच खानवाला द्वारा की गई थी। पोच खानवाला एक समिति थी, तो पोच खानवाला द्वारा की गई थी। और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे फिरोज शाह मेहता। एग्जाम में आता है तो याद रखिए 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना है, सब कुछ भारतीयों के पास था। इसकी स्थापना जो है पोच खानवाला मैनेज समिति के द्वारा की गई थी, और इसके जो पहले चेयरमैन है वो है फिरोज शाह मेहता। ठीक है, अब होगा क्या था कि धीरे धीरे देखें लगातार बैंक बढ़ते जा रहे थे। तो 1934 1934 में क्या हो गया था, बैंकों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। अब जब बैंकों की संख्या ज़्यादा हो गई कि तो इनको रेगुलेट करने के लिए एक ऐसा बैंक चाहिए था जो सभी बैंकों को देख सके। तो 1934 में आपका लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बैंकिंग अधिनियम आया। ठीक है, और बैंकिंग अधिनियम आया मतलब अब बैंकों को क्या करना था, रेगुलेट करना था। और बैंकों को रेगुलेट करने के लिए 1 अप्रैल 1935 को किसकी, आरबीआई की स्थापना हो गई। ठीक है, अब ये इसीलिए हुई थी क्योंकि 1934 में बैंक ज़्यादा हो गए थे, उनको देखना अनिवार्य था, इस वजह से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, अब इस बैंक का शुरुआती समय में जब आरबीआई बना था तो इसका जो स्वामित्व था, जो मालिकाना हक था, वो निजी हाथों में था। अतः आरबीआई जो पूरी तरह से आरबीआई का था, रेगुलेशन करने में दक्ष नहीं था। अब आरबीआई को दक्ष बनाना है तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, सरकार को अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो याद रखें 1 जनवरी 1949 में क्या हुआ, आरबीआई को क्या किया, भारत सरकार ने क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। याद रखें 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, लेकिन ये पूरी तरह से आपका सरकार में नहीं था, तो सरकार ले लिया कब, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हुआ था भाई, राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, आगे देखें। अब आरबीआई की शक्ति क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने के लिए मार्च 1949 में क्या हुआ, बैंकिंग अधिनियम पारित किया। ठीक है, बैंकिंग अधिनियम पारित कर दिया। और याद रखें इस अधिनियम में 2013 में कुछ संशोधन भी हुए हैं, मतलब बैंकिंग अधिनियम में हमने 2013 में कुछ संशोधन भी किया है। ठीक है, अब यहाँ से याद रखें 1969 में आपका क्या हुआ है, 14 बड़े बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण किया है, और जिनकी जो न्यूनतम संपत्ति थी वो कितनी थी, 50 करोड़ रुपए थी। मतलब 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, जिनकी न्यूनतम संपत्ति कितनी थी भाई, 50 करोड़ रुपए थी। ठीक है, 1975 में आपका क्या हुआ, 1975 में आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है 1975 में। एक बात और याद रखें 1980 में आपका क्या किया है, यहाँ पर 6 बड़े बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण किया है, और जिनकी न्यूनतम संपत्ति कितनी होती थी भाई, 200 करोड़ रुपए थी, तो उनका हमने क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण होता है कि राष्ट्रीयकरण में आपका निजी लोगों को हटा करके सरकार अधिग्रहण कर लेती है, ये कहलाता है राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो इसको हमने निजी मालिकों को हटा करके सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया है। अब क्या हुआ, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग बैंकें काम करती हैं,
जैसे सहकारी बैंक होता है, तो वो सब कौन देखता है? नाबार्ड देखता है। ठीक है, आगे की वीडियो में हम नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है, इस वजह से इसका नाम है रूरल डेवलपमेंट्स। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। और नाबार्ड की जो स्थापना है ये होती है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की क्या होती है? स्थापना होती है। अब हुआ क्या 1993 में क्या हुआ? न्यू बैंक ऑफ इंडिया को आपका किसमें मर्ज कर दिया गया भाई? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में आपका क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया। तो 1993 में याद रखें कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो यही लिखा है 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में क्या कर दिया गया था भाई? मर्ज कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया। फिर हुआ क्या 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को शामिल कर दिया। और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को शामिल कर दिया। मतलब 2008-2010 में भी आपका हमने 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई में शामिल किया है और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को एसबीआई में हमने क्या किया है? शामिल किया है। इसके बाद क्या हुआ 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 सहयोगियों के साथ, मतलब 5 सहयोगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 5 सहयोगी थे, साथ में भारतीय महिला बैंक को क्या किया गया भाई? एसबीआई में क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया। देखें वो 5 सहयोगी एसबीआई के कौन कौन से थे? तो एसबीआई के 5 सहयोगी थे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये एक सहयोगी है। दूसरा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये आपका दूसरा सहयोगी है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये तीसरा सहयोगी है। और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चौथा सहयोगी है। और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ये 5वां सहयोगी है। तो याद रखें 2017 में एसबीआई के साथ उसके 5 सहयोगी जो आपके सामने लिखे हुए हैं, साथ ही भारतीय महिला बैंक को भी इसमें क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया। याद रखें 2018 में आपका क्या हुआ? विजया बैंक और देना बैंक को क्या किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या हुए बैंक धीरे धीरे मर्ज होते आए हैं। याद रखें वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनकी जो संख्या है वो है 17। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है भाई? 17 है। देखें आपका ये कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं जिनको जाने रहे हैं, ये एसबीआई है। इनके प्रतीक चिन्ह कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि निम्न में से किसका प्रतीक चिन्ह है? तो एसबीआई का है। देखें यूनियन बैंक का आपका यू और यहाँ पर एन बना हुआ है, यूनियन बैंक का है। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक का ये होता है, ये जो लोगो है ये इंडियन ओवरसीज बैंक का है। पंजाब नेशनल बैंक में देखें पा बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है, ये बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। ठीक है, इंडियन बैंक का लोगो है इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इनके सबके क्या हैं? लोगो हैं। ठीक है, अगला देखें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक का नाम, कौन सा बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके वर्तमान प्रमुख कहाँ पर हैं, और इसका लोगो कैसा है, और इसका स्लोगन क्या है। कई बार एग्जाम में स्लोगन पूछे जाते हैं, आपसे पूछ देगा कि निम्न में से विश्वास की परंपरा किसका स्लोगन है, तो विश्वास की परंपरा किसका स्लोगन है? इलाहाबाद बैंक का स्लोगन है। ठीक है, तो ये याद रखें कि बैंक के स्लोगन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बैंक के लोगो दिखा दिए कि बैंक का लोगो क्या है, इनके स्लोगन। जैसे आपको इलाहाबाद बैंक याद होना चाहिए, विश्वास की एक परंपरा, ये इलाहाबाद बैंक का सीओ है। आंध्रा बैंक का जो स्लोगन है वो है जहां इंडिया बैंक। ठीक है, इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा का स्लोगन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक ये किसका स्लोगन है, तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का स्लोगन। ठीक है, देखें इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? कोलकाता में है। आंध्रा बैंक का कहाँ पर है? हैदराबाद में। बैंक ऑफ बड़ौदा का कहाँ पर है? बड़ोदरा में। ठीक है, इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ पर है भाई? मुंबई में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कहाँ पर है? पुणे में है। ठीक है, तो स्लोगन भी याद रखिए। देखें इसमें लिखा है वन फैमिली वन बैंक, वन फैमिली वन बैंक, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्या है? स्लोगन है। ठीक है, इसी तरह देखें अगला जो बैंक है केनरा बैंक। केनरा बैंक का जो मुख्यालय है वो है बेंगलोर में। ठीक है, इसी तरह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, कारपोरेशन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? मैंगलोर में है। और इसका जो लोगन है, स्लोगन है वो है सभी के लिए समृद्धि। ठीक है, सभी के लिए समृद्धि। इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। पद्मजा चुंदरू इसके प्रमुख हैं।
और योर ऑन बैंक, ये भी कई बार एक स्लोगन पूछा गया है कि योर ऑन बैंक ये किसका स्लोगन है, तो योर ऑन बैंक ये इंडियन बैंक का स्लोगन है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जो स्लोगन है अच्छे लोगों के साथ बढ़ेगा, ये है इंडियन ओवरसीज बैंक का स्लोगन, ठीक है। इसी तरह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो याद रखें जो मुंबई में जिनका मुख्यालय है वो आपको लगभग याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आते हैं। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई, नई दिल्ली। नई दिल्ली में पंजाब के साथ पंजाब और सिंध बैंक का मुख्यालय भी है, ठीक है। उसका जो स्लोगन है जहाँ सेवा जीवन एक तरीका है, ठीक है। इसी तरह सिंडिकेट बैंक का जो स्लोगन है वो है विश्वास और मैत्रीपूर्ण, ठीक है, क्योंकि सिंडिकेट का अर्थ ही होता है क्या, मैत्रीपूर्ण, फेथफुल, ठीक है। इसमें लिखा भी है विश्वसनीय, फेथफुल, तो इसी वजह से इसका जो स्लोगन है विश्वास और मैत्रीपूर्ण बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह यूको बैंक का स्लोगन देख लें, आपका भरोसा, ये आपका क्या है, यूको बैंक का स्लोगन है, ठीक है। तो IDBI इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, मुंबई में है, ठीक है। इसके 2-3 स्लोगन है, आओ सोच बढ़ाएं, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, मुंबई में है, और प्रवीण कुमार गुप्ता इसके क्या हैं, प्रमुख हैं। और इसके 5 स्लोगन है, शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं, जब आप SBI में जाते होंगे तो लिखा रहता है बैंकिंग और कुछ भी नहीं, ठीक है, आपके साथ सभी तरह से, ठीक है। आम आदमी का बैंक, हर भारतीयों के लिए बैंकर, द नेशंस और ऑन अस, ठीक है, ये आपका किसका स्लोगन है, SBI का स्लोगन है, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या, बैंकिंग। आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है या सीरीज आपको ये पसंद आ रही है तो इसी लर्निंग सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। आप कमेंट करें कि आप इस सीरीज में और क्या पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।